वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द बोहर्स कॉन्सेप्ट इन एनर्जी। तो उससे पहले एक फेयर हम आइडिया लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन एन एटम कैन हैव ओनली डिस्क्रीट और फिक्स्ड वैल्यूज़, क्योंकि आपने पढ़ा था वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है। दूसरा, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद ए डिफिनाइट एनर्जी, हर एनर्जी लेवल डिफिनाइट है। The energy of the electron cannot be changed gradually and continuously but changes abruptly। ठीक है, तो ये क्यों ग्रेजुअल चेंज नहीं होता कि जब जैसे इलेक्ट्रॉन है तो x से y वो ग्रेजुअली नहीं जाएगा, x टू y एब्रप्ट जंप करेगा, y टू z एब्रप्ट जंप करेगा। तो एब्रप्टली जंप करता है इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूसली नहीं। श्योर। दूसरी और लास्ट में क्या है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है वो की कॉन्सेप्ट है बोहर मॉडल का। क्या है की कॉन्सेप्ट है बोहर मॉडल का। आर यू ओके विद दैट? फाइन। नेक्स्ट जो आपको जानना है वो ये जानना है कि अगर देखिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर लेवल पे एक्साइट हो जाएगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो लोअर लेवल पर जंप करेगा। श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो है वो क्या है, तो होता क्या है, देखिए ये शेल्स हैं इलेक्ट्रॉन की, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट डिस्टेंस दूर है न्यूक्लियस से बहुत दूर है और उससे कोई अट्रैक्शन नहीं ले रहा, तो एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो मानी जाएगी। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर, जैसे ये पहले फोर्थ शेल पे है, फिर थर्ड शेल पे है, तो जब ये एटम के बाहर है, जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है तो उससे कोई अट्रैक्शन नहीं है, उसका इन्फिनिट डिस्टेंस बोलेंगे उसको, ठीक है। तो कोई उसको अट्रैक्शन नहीं है तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जैसे ही अट्रैक्शन स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ, वैसे वैसे ही एनर्जी रिलीज होनी शुरू होगी। तो जब कोई अट्रैक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन में और किसमें, इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में, तो हम बोलेंगे एनर्जी लेवल ज़ीरो है। और जैसे ही अट्रैक्शन स्टार्ट होती है हम बोलते हैं एनर्जी लेवल नेगेटिव हो गया। कारण क्या है, अट्रैक्शन शुरू हो गई है। तो अट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नज़दीक आता जाएगा और नेगेटिव एनर्जी होती जाएगी। श्योर अबाउट दैट? तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसको दोबारा से। When the electron is at infinite distance from the nucleus, there is no force of attraction on the electron by the nucleus, so energy of the electron is zero. As the electron experiences attraction from the nucleus, energy is released due to attraction. As the electron moves closer and closer, attraction increases and energy released also. So energy becomes more and more negative as the electron becomes closer to the nucleus. Sure? क्लियर आपको ये बात? तो ये पॉइंट जहाँ के हमने अब पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यूज़ निकालने में। तो हम देखते हैं कैसे होगा ये। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं ले रहा, तो ये एनर्जी लेवल ज़ीरो माना जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ पर लेके आएंगे तो ये इन्फिनिट डिस्टेंस से इस आर डिस्टेंस तक लाने की जो एनर्जी होगी, जो वर्क डन होगा, उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन्वॉल्व्स to bring the electron from, कहाँ से, to bring the electron from infinite distance to a point
वेयर इट कैन एक्सपीरियंस, फील कर दें या एक्सपीरियंस लिखते वेयर बड़ी है, वेयर इट कैन एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इतनी दूर है कि कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ तक जाना। दोबारा समझिए, जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन उससे बहुत दूर है, उस इन्फिनिट डिस्टेंस से उसको एक ऐसे डिस्टेंस पर लेके आना जहाँ पर वो अट्रैक्शन फील कर सके, उस वर्क डन को क्या बोलेंगे? उस वर्क डन को बोलेंगे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेक कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ये है वो वर्क डन की वैल्यू टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, उसको लेके कहाँ तक ले आना है? इन्फिनाइट से कहाँ लेके आना है? इस डिस्टेंस लेके आना है जहाँ पर उसका अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, किससे? न्यूक्लियस से। तो ये जो वर्क डन है यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने का, उसी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम मैथमेटिकली समझ लेंगे। श्योर अबाउट दैट? देखिए कैसे। तो हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? वो है समेशन ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर के चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर डिफरेंशिएबली। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो पहले तो के बाहर आ जाएगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होगा? z इंटू ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी ई, डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो के जेड ई स्क्वायर बाहर आ गया, आंसर आ गया डी आर बाय आर का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? के जेड ई स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर, आर माइनस टू डी आर। तो जिसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन से तो क्या आएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू? के जेड ई स्क्वायर आर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाय इन्फिनिटी टू आर। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो आंसर को आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आ गया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर आर माइनस टू बाय माइनस वन इन्फिनिटी टू आर। तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर, ये वन बाय आर आ गया, ये इन्फिनिटी टू आर आ गया। तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, पुट कीजिए माइनस के जेड ई स्क्वायर, वन बाय अपर लिमिट माइनस वन बाय लोअर लिमिट। तो वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है नहीं? श्योर अबाउट दैट? तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर आ गया। ये पॉइंट याद रहेगा बेटे आपको? नाइस। अब जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम वो क्या होगी? वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो आंसर है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब सबको मालूम है एम वी स्क्वायर क्या होता है? के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये वैल्यू जो हमने आपको कल सिखाई थी बोहर्स मॉडल में, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके ये वैल्यू चेक कर लीजिए। तो आंसर क्या आ गया? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर प्लस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो माइनस वन में से प्लस का हाफ गया, माइनस का हाफ रह जाएगा। तो ये क्या है? टोटल एनर्जी। क्या है ये? टोटल एनर्जी। अब आर की वैल्यू आपको मालूम ही है, कल आपने वैल्यू निकाली है। क्या है ये? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर।
ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे टोटल एनर्जी की वैल्यू में आप, ये नंबर 2 आ गया। तो आपने क्या पुट करना है यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्र बाई आर। अब आर की वैल्यू आपको पता ही है, ये देखिए ये आर की वैल्यू आपने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में चेक कर ली है। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, वहाँ से लेके आइए। तो रेडियस का मैंने लिख दिया है, ये वैल्यू आप पुट करेंगे इस वैल्यू में, ठीक है नहीं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए माइनस हाफ के जेड ई स्क्वेयर, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर 2, ये ऊपर चलेगा। आंसर आ गया 4 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर ई 4 बाई एम स्क्वेयर, तो कट गया। आंसर आ जाएगा 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4 divided by n square by h square, that is the total energy of the electron in an atom. That is very very important. Are you sure? इसको चेक कर लिए ध्यान से आप लोग, ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप, अब आपको पता है सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे आप। दोबारा लिखिए, ई के वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4 बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। तो सबको मालूम है एम की वैल्यू क्या है, तो एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एम की वैल्यू है 9.1 10 पावर -31 kg। के की वैल्यू क्या है 9.0 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम इनवर्स 2। ई की वैल्यू है 1602 10 पावर -19 जूल्स, सॉरी कूलम है यहाँ पे। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है आपके पास 6.626 10 पावर -34, पाई की वैल्यू 1.2। व्हेन यू पुट ऑल दोज वैल्यू हेयर इन दिस केस, the ultimate answer you are able to get is -2.18 10 power -18 z square by n square joules per atom. Are you sure about that? तो ये वैल्यू आप अच्छे तरह से रट लीजिए ताकि आपको ये याद रहे वैल्यू, ठीक है जी। आर यू श्योर अबाउट दैट, ठीक है, वेरी मच श्योर। अब जो नेगेटिव वैल्यू है इसके 3 मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या है, पहला मीनिंग है देयर एग्जिस्ट अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है नहीं। सेकंड क्या लिखना है, सेकंड आपके पास क्या, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम इज मोर स्टेबल। थर्ड क्या है, एन इक्वल अमाउंट of energy is required to remove the electron from the atom. Sure about that or not? तो ये जो पॉइंट है आपको क्लियर होना चाहिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में है तो उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है और उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है क्या है, -2.18 10 पावर -19 z स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर जूल्स पर एटम। तो ये जो वैल्यू है E की वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू क्या है, z स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर। मतलब न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है, ठीक है, अगर वो मोर होगा, इफ z इज लार्ज, इफ z इज लार्ज क्या होगा, इफ z इज हाई, इफ z इज हाई means nuclear attraction is high, E is high,
हाई इन द सेंस मैग्नीट्यूड वाइज हाई, वैसे एनर्जी लेवल क्योंकि नेगेटिव सेंस में तो लोअर एनर्जी लेवल चला जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? श्योर, वेरी मच क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है, एनर्जी की जो वैल्यू है क्या है, एनर्जी की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे -2.18 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम। इसको आप डिवाइड कीजिए किससे, डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19 से, जूल से, क्योंकि ये वैल्यू किसी इक्वल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। व्हेन यू डिवाइड दैट आंसर विल बी 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन। यानी क्या हुआ, अगर आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे इससे, दिस इज द आंसर यू आर विल डू गेट। ठीक है, इसको मोर एक्यूरेट लेंगे 13.4 इंटू Z² N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए। 13.6 है, सॉरी कितनी है, 13.6 है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप एनर्जी की वैल्यू को लिखते हैं, ये जूल्स पर एटम में है, अगर आप इस वैल्यू को लिखते हैं -2.18 10⁻⁻18 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो यही जो वैल्यू है ये बन जाएगी 1312 Z² N² किलो जूल पर मोल। तो अगर आप यहाँ पर याद रखिए, अगर आप Z को 1 लेते हैं और N को 1 लेते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन एटम में होता है, तो E के लिए क्या आएगी 2.18 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम। ये वही वैल्यू है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की होती है। या फिर क्या होगी हाइड्रोजन की वैल्यू -1312 किलो जूल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी यही है, और आपने जो निकाली है बोहर कॉन्सेप्ट से वही वैल्यू सेम है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो हाइड्रोजन एटम के लिए सही है। आप किसी भी एटम के को जो भी हाइड्रोजन लाइक है, कौन कौन से हाइड्रोजन लाइक है, देखिए जैसे हीलियम +1 है, तो ये भी 1s1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Z यहाँ पर 2 है। तो कोई आपसे बोलेगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आंसर आएगा -13.6 Z² N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन, क्योंकि ये आयन है यहाँ पर। तो आंसर आएगा -13.6 Z की जगह 2 की वैल्यू डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, आंसर 13.6 इंटू 4 आ गया। ऐसे ही हीलियम आयन बना, इन क्या है, हीलियम आयन है इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13.6 इंटू Z² बाय N का स्क्वायर। तो कट के क्या वैल्यू आ गई 13.6, क्योंकि यहाँ पर हीलियम आयन में Z की वैल्यू 2 है और N आपने 2 लिया है क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में पूछ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? तो आपने Z और N रखते जाना है और निकालते जाना है। कौन कौन से यहाँ पर एप्लीकेबल है, मान लीजिए जैसे हीलियम है, हीलियम में Z की वैल्यू 2 है, लिथियम 2+ आयन होगा, इसमें Z की वैल्यू 3 है, बेरिलियम 3+ है, इसमें Z की वैल्यू 4 है, बोरोन 4+ है, इसमें Z की वैल्यू कितनी है 5। अब ये जो है, अब देखिए होता तो नहीं है, लेकिन कार्बन मान लीजिए 5+ लिखा हो, तो ये भी
तो ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन लाइक हैं। क्या हैं ये? हाइड्रोजन लाइक हैं, बिकॉज ठीक है, ऑल आयंस है, बट ऑल आयंस हैव ओनली वन, क्या? ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इन सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं। तो आप बोल सकते हैं बोहर कॉन्सेप्ट किस पर एप्लीकेबल है? बोहर कॉन्सेप्ट जो है, बोहर थ्योरी जो है, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है ऑन किस पर? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। किस पे? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, तो याद रखिए जितने भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जितने भी क्या हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उन सब पर बोहर थ्योरी एप्लीकेबल होगी। तो क्या है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। क्या है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर?